बच्चों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं यूनिट 5 में जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी के बारे में। इससे पहले हमने इस यूनिट से जीव एवं समष्टियां और पारितंत्र के वीडियोस को अच्छे से समझ चुके हैं। इस चैप्टर के सभी संभावित प्रश्नों को देखने एवं समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं बायोडायवर्सिटी को स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम देखेंगे बायोडायवर्सिटी क्या होती है। किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली जीवों की विभिन्न जातियों की संख्या को जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी कहते हैं। जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं, बहुत सारे मानव प्रजाति है, पक्षियों की प्रजातियां हैं, पेड़ों की प्रजातियां हैं, पशुओं की प्रजातियां हैं। तो किसी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की जातियों का पाया जाना जैव विविधता कहलाता है। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले एडवर्ड विल्सन नामक वैज्ञानिक ने किया था। पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो हम सभी जानते हैं, अमेजन के वर्षा वनों में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। अमेजन के वर्षा वनों में बहुत अधिक पेड़ पौधे हैं, इसीलिए अमेजन के वर्षा वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि यह सबसे अधिक CO2 को सोखता है और O2 को मुक्त करता है। नेक्स्ट देखें, जैव विविधता को कितने स्तरों में विभाजित किया गया है। तो जैव विविधता को मुख्य रूप से 3 स्तरों में विभाजित किया गया है: आनुवंशिक विविधता, प्रजाति विविधता और पारिस्थितिक विविधता। आइए देखते हैं इनको एक एक करके। सबसे पहले देखेंगे हम आनुवंशिक विविधता किसे कहते हैं। आनुवंशिक विविधता या जेनेटिक डाइवर्सिटी किसी एक जाति के भीतर जीनों की भिन्नता को दर्शाता है। आप यहाँ एक चित्र देख रहे हैं जिसमें विभिन्न प्रकार की गायें दिख रही हैं, और गाय की इस प्रजाति में जो भिन्न गुण हैं, इनके भीतर जीनों की वजह से ये गुण दिखाई देते हैं। इस तरह की जीनों की भिन्नता को हम आनुवंशिक विविधता कहते हैं। अगला देखें, प्रजाति विविधता किसे कहते हैं। तो यह किसी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की जातियों की विविधता को दर्शाता है। जैसे इस क्षेत्र को देखें तो यहाँ पर मानवों की प्रजातियां हैं, पशुओं की प्रजातियां हैं, पेड़ों की प्रजातियां हैं, पक्षियों की प्रजातियां हैं। तो किसी एक स्थान पर विभिन्न प्रकार की जातियों का पाया जाना प्रजाति विविधता या स्पीसीज डाइवर्सिटी कहलाता है। नेक्स्ट देखें, तीसरा प्रकार है पारिस्थितिक विविधता या इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। यह एक बड़े क्षेत्र में विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों जैसे घास का मैदान, वन पारितंत्र, तालाब पारितंत्र आदि की विविधता को प्रदर्शित करता है। जैसे किसी बड़े क्षेत्र को जब आप देखेंगे तो वहाँ पर हो सकता है तालाब हो, नदी हो, झरना हो, घास का मैदान हो, वन पारितंत्र हो। तो जब किसी बड़े क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पारितंत्र देखने को मिलते हैं, तो इस प्रकार की विविधता को पारिस्थितिक विविधता या इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहते हैं। नेक्स्ट देखें, जैव विविधता के कौन कौन से पैटर्न और कारण हैं। तो जैव विविधता के प्रमुख पैटर्न और कारण 3 हैं। पहला अक्षांशीय प्रवणता, दूसरा पहाड़ी ढाल और तीसरा जाति क्षेत्र संबंध। अब इन तीनों कारणों को हम एक एक करके देखते हैं। पहला, अक्षांशीय प्रवणता क्या होती है। तो भूमध्य रेखा के पास सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में आ जाता है। हम सभी जानते हैं यह पृथ्वी का भूमध्य रेखा वाला भाग है, और यह ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं। और सूर्य का जो प्रकाश होता है वो भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, क्योंकि यह सूर्य से सबसे अधिक निकट होता है, इसलिए यहाँ पर प्रकाश अधिक प्राप्त होता है। जैसे जैसे आप ध्रुवों की ओर जाएंगे तो इस ध्रुव पर देखेंगे तो यहाँ पर भी सूर्य का प्रकाश भूमध्य रेखा की तुलना में कम प्राप्त होगा, इसलिए यहाँ पर तापमान कम होगा और प्रकाश भी कम होगा। इस प्रकार इस ध्रुव पर देखेंगे तो यहाँ पर भी प्रकाश कम प्राप्त होगा। तो प्रकाश की उपलब्धता भूमध्य रेखा पर अधिक होने के कारण यहाँ पर पौधों की उत्पादकता अधिक होगी, और जहाँ पौधों की उत्पादकता अधिक होगी वहीं पर शाकाहारी प्राणी अधिक होंगे और वहीं पर मांसाहारी प्राणी भी अधिक होंगे। इस प्रकार भूमध्य रेखीय क्षेत्र में अधिक जैव विविधता पाई जाती है तुलनात्मक दृष्टि से ध्रुवीय क्षेत्रों के। दूसरा कारण देखें, पहाड़ी ढाल। तो पहाड़ की तलहटी से चोटी की ओर जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो सामान्यतः जैव विविधता घटती जाती है, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो वहां पर विषम परिस्थितियां मिलेगी, और विषम परिस्थितियों में जीव अधिक नहीं पाए जाते हैं। आगे देखें, प्रजाति क्षेत्र संबंध या स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। एक वैज्ञानिक है अलेक्जेंडर वॉन हेम्बॉल्ट। इनके अनुसार किसी क्षेत्र विशेष में जब हम क्षेत्र धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो प्रजातियों की संख्या भी बढ़ती जाती है, लेकिन यह प्रजातियों की संख्या एक सीमित समय तक बढ़ती है। उसके पश्चात यहाँ पर प्रजातियों की संख्या बढ़ना बंद हो जाती है, अर्थात प्रजाति की जो वृद्धि है वो स्थिर हो जाती है। इसको हम एक ग्राफ की सहायता समझ सकते हैं। इस ग्राफ में हमने इस अक्ष पर क्षेत्र को लिया है और इस अक्ष पर जाति समृद्धि यानी कि जीव जातियों की संख्या को लिया है। तो जैसे जैसे क्षेत्र बढ़ाते हैं वैसे वैसे जातियों की संख्या भी बढ़ती जाती है। इस प्रकार यहाँ पर लॉग पैमाने पर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। इसको हम एक सूत्र के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, log s बराबर log c प्लस z log a। यहाँ पर s जातियों की समृद्धि को दर्शाता है, a क्षेत्र यानी एरिया को दर्शाता है, z रेखा का ढाल बताता है, और c जो है वो y अंतःखंड को दर्शाता है। अब नेक्स्ट देखें आप, जंतुओं में अधिक विविधता का क्या कारण है। तो पृथ्वी पर जंतुओं में अधिक विविधता है पौधों की तुलना में। उसका प्रमुख कारण यह है कि जंतुओं में प्रचलन का गुण होता है
और वे विषम परिस्थितियों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, भोजन की तलाश में जा सकते हैं, जल की तलाश में जा सकते हैं, शिकार से बचने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। इसके अलावा उनमें तंत्रिका तंत्र और संवेदी अंगों का विकसित होना भी प्रमुख कारण है, जो उन्हें पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति अनुकूल प्रतिक्रिया देने और जीवित रहने में मदद करता है। तो यह इसका मुख्य कारण है। आगे देखें, जैव विविधता का महत्व क्या है। तो जैव विविधता के बहुत अधिक महत्व हैं, जैसे हमें भोजन, लकड़ी, दवाइयाँ, औद्योगिक पदार्थ और कई ऐसे आर्थिक लाभ प्राप्त होते हैं। आगे देखें, जैव विविधता को नुकसान और विलुप्ति के क्या कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 5 कारण दिए हैं। यदि आप इनको विवरण लिखना चाहते हैं तो विवरण भी लिख सकते हैं, आसानी से समझ के अपने मन से इसका विवरण लिखा जा सकता है। पहला देखें, आवास की हानि और विखंडन। यदि हम किसी जीव जाति के आवास को नष्ट कर देंगे या उसको 2 भागों में बांट देंगे तो इससे जैव विविधता को नुकसान होगा। दूसरा है अतिदोहन। तो प्राकृतिक संसाधनों का बहुत अधिक उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, एक उदाहरण दिया है यहाँ पर, स्टेलर की समुद्री गाय और यात्री कबूतर धीरे धीरे विलुप्त हो गया क्योंकि उनका बहुत अधिक उपयोग किया गया, अतिदोहन हुआ है, इसलिए वो विलुप्त हो गए। इसके अलावा तीसरा कारण देखें, विदेशी जातियों का आक्रमण। जैसे आपने लेंटाना का नाम सुना होगा, गाजर घास का नाम सुना होगा। तो ये ऐसे पौधे हैं जो बाहर के हैं, इनके आने की वजह से हमारे जो स्थानीय पौधे हैं उनकी बहुत अधिक मात्रा घट गई है। इसके अलावा चौथा कारण देखें, सहविलुप्ति। तो सामान्यतः इसमें क्या होता है, कोई एक जाति दूसरी जाति पर आश्रित होती है। जब एक जाति विलुप्त हो जाती है तो उस पर आश्रित दूसरी जाति भी अपने आप विलुप्त हो जाती है। इसी को हम सहविलुप्ति कहते हैं। पांचवा कारण है प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन। तो आज वर्तमान में बहुत अधिक प्रदूषण हो रहा है और जलवायु भी बदल गई है। इस वजह से भी कई सारी जैव जातियों पर खतरा हो गया है और वो धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। आगे देखें, संकटापन्न जातियां क्या होती हैं। तो संकटापन्न जातियां वे जीव जातियां हैं जिनके भविष्य में विलुप्त होने की अत्यधिक संभावना है। IUCN की एक रेड डाटा बुक है, उसके अनुसार यदि इनके आवास को नष्ट किया गया और अधिक शिकार हुआ, ऐसे संकट लगातार चलते रहे तो ये धीरे धीरे पृथ्वी से विलुप्त हो जाएंगे। इन जातियों को हम कुछ प्रमुख श्रेणियों में बांट सकते हैं। नंबर 1, संकटग्रस्त जाति या एंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होती है। इसको हम कैपिटल E के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। इसमें उन जातियों को रखा गया है जिनका निकट भविष्य में विलुप्त होने का उच्च जोखिम है, जैसे गेंडा। दूसरा, भेद्य जाति या वल्नरेबल स्पीसीज क्या है। भेद्य जाति को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर कैपिटल V के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसमें उन जातियों को रखा गया है जिनका निकट भविष्य में संकटग्रस्त जाति की श्रेणी में आने की संभावना बनी हुई है, जैसे एशियाई शेर। तीसरा भाग है दुर्लभ जाति या रेयर स्पीसीज किसे कहेंगे। दुर्लभ जातियों को हम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर कैपिटल R के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसमें उन जातियों को रखा गया है जो पहले से ही संख्या में बहुत कम है और कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं, जैसे कि हाथी। तो इन जातियों को हम ध्यान नहीं रखेंगे तो ये जातियां धीरे धीरे संकटग्रस्त जातियों में बदल जाएगी और धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी। अगला देखें, जैव विविधता के संरक्षण के क्या तरीके हैं। तो जैव विविधता के संरक्षण के मुख्य रूप से 2 तरीके हैं। पहला है इन सीटू कंजर्वेशन यानी कि स्वस्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण किसे कहते हैं, ये अलग से प्रश्न बन सकता है। तो ध्यान रखें, जब किसी जीव जाति को उसके मूल प्राकृतिक आवास में उसको रखकर सुरक्षा दी जा सकती है, उसको वहीं पर रखकर बचाया जा सकता है, तो इस प्रकार के संरक्षण को हम स्वस्थानीय संरक्षण या इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र और पवित्र उपवन जैसी संरचनाएं उपलब्ध हैं। दूसरा, बाह्य स्थानीय संरक्षण या एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या होता है। तो जब किसी जीव जाति को उसके मूल प्राकृतिक आवास में रखकर उसको सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई जा सकती तो उसको वहां से निकालकर किसी अन्य स्थान पर ले जाया जाता है, जैसे चिड़ियाघर, वानस्पतिक उद्यान या जीन बैंक। ऐसे स्थानों पर रखकर उसको सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है और जब ये पर्याप्त मात्रा में बढ़ जाते हैं तो पुनः इसको मूल आवास में छोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार जब किसी जीव जाति का हम संरक्षण करते हैं तो उसको हम बाह्य स्थानीय संरक्षण या एक्स सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। इसमें चिड़ियाघर, वानस्पतिक उद्यान और जीन बैंक जैसी संस्थाएं आएंगी। आगे देखें, राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य के बीच एक समानता तथा एक अंतर लिखना है। तो आप जानते हैं राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य में क्या समानता है। राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य दोनों में वन्य जीवों और उनके आवासों को सुरक्षा दी जाती है और उनका संरक्षण किया जाता है, जबकि अंतर देखा जाए तो बहुत ही सामान्य है। राष्ट्रीय उद्यान पूरी तरह से पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा पर केंद्रित होता है और यहाँ पर मानवीय गतिविधियां जैसे पशुओं को चराना है या लकड़ी काटना है या खेती बाड़ी करना है, इस प्रकार की गतिविधियों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा होता है। जबकि अभयारण्य किसी विशिष्ट प्रजाति जैसे बाघ है या पक्षी है, इनकी सुरक्षा पर यह केंद्रित होता है
और यहाँ पर कुछ मानवीय गतिविधियों को चलाने की अनुमति होती है। जैसे पशुओं को चरा सकते हैं आप, यहाँ पर लकड़ी एकत्रित कर सकते हैं। लकड़ियों को काटना नहीं है, पेड़ को काटना नहीं है, लकड़ियों को एकत्रित कर सकते हैं। यहाँ पर आप खेती बाड़ी कर सकते हैं। तो इस प्रकार के क्षेत्रों को अभ्यारण्य कहा जाता है। आगे देखें, पवित्र उपवन या सैक्रेड ग्रूव्स क्या होते हैं। तो पवित्र उपवन उन क्षेत्रों के वे हिस्से हैं जिन्हें स्थानीय समुदायों द्वारा धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कारणों से संरक्षित किया जाता है, जहां पेड़ों की कटाई, शिकार या किसी भी तरह की छेड़छाड़ पूरी तरह से वर्जित होती है, जिससे ये जैव विविधता के संरक्षण, जल स्रोतों की सुरक्षा और लुप्तप्राय जातियों के लिए प्राकृतिक आवासों के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसका उदाहरण देखा जाए तो मेघालय में खासी की पहाड़ियों में जो उपवन है वो पवित्र उपवन की श्रेणी में आते हैं। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में देववन भी पवित्र उपवन की श्रेणी में आते हैं। आगे देखें, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र या बायोस्फीयर रिजर्व क्या है। तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र एक विशाल संरक्षित क्षेत्र होता है जो किसी क्षेत्र के वन्य जीवन, पौधों, जंतु संसाधनों और वहां के स्थानीय मानव समुदायों के पारंपरिक जीवन यापन के तरीकों को जैव विविधता के साथ साथ संरक्षित करता है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को हम 3 क्षेत्रों में बांट सकते हैं। सबसे केंद्र का जो क्षेत्र होता है इसको हम कोर क्षेत्र या कोर जोन कहते हैं। यहाँ पर बहुत ही कड़ाई से सभी जीव जातियों का संरक्षण किया जाता है और मानवीय गतिविधियां पूर्णतः वर्जित होती है। दूसरा बफर क्षेत्र या बफर जोन। तो कोर क्षेत्र से बाहर का जो क्षेत्र है उसको अपन बफर क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र में आप सीमित अनुसंधान कार्य हेतु, शिक्षा हेतु या अन्य संरक्षण की गतिविधियों के लिए प्रवेश कर सकते हैं। तीसरा परिचालन क्षेत्र या मैनिपुलेशन जोन। तो यह सबसे बाहर का क्षेत्र होता है। यहाँ पर स्थानीय समुदायों को शामिल करते हुए सतत आर्थिक गतिविधियां जैसे कृषि करना, पशुओं को चराना, बस्तियों को बसाना आदि कार्य किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र या बायोस्फीयर रिजर्व एक विशालकाय क्षेत्र होता है जिसको 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। कोर क्षेत्र केंद्रीय भाग, बफर क्षेत्र मध्य भाग और परिचालन क्षेत्र बाहर का भाग। आगे देखिए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक जाति समृद्धि का क्या कारण है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक जाति समृद्धि के कई कारण हैं। पहले हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की पहचान करें तो पृथ्वी का जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है इसको हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। इस क्षेत्र में जाति समृद्धि के कई कारण हैं। पहला, यहाँ पर स्थिर जलवायु होती है और कम मौसमी बदलाव होता है। तो वातावरण में बदलाव कम होने के कारण और स्थिर जलवायु होने के कारण पौधों की उत्पादकता अधिक रहती है और जंतु भी उसकी वजह से अधिक बढ़ जाते हैं। तो इस कारण यहाँ पर अधिक जाति समृद्धि देखने को मिलती है। दूसरा, लंबा विकासवादी समय। भूमध्य रेखीय क्षेत्र कई लाखों वर्षों से पर्यावरणीय कारकों के द्वारा अबाधित रहा है। यहाँ पर ज़्यादा जलवायु परिवर्तन नहीं हुए हैं, ज़्यादा प्रकाश उपलब्ध हुआ है, अधिक उष्मावान क्षेत्र है। अतः पौधों के साथ साथ जंतु जातियों ने भी अधिक विकास किया है, इसीलिए भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में अधिक जाति समृद्धि देखने को मिलती है। तीसरा कारण देखें तो अधिक सौर ऊर्जा। हम सभी बहुत अच्छे से समझते हैं कि पृथ्वी का जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र होता है यहाँ पर सूर्य का प्रकाश सबसे अधिक उपलब्ध होता है। अधिक सौर ऊर्जा प्राप्त होने के कारण यहाँ पर पादपों की संख्या अधिक है और पादपों की संख्या के कारण यहाँ पर शाकाहारी प्राणी भी अधिक रहेंगे और शाकाहारी प्राणियों की वजह से यहाँ पर मांसाहारी प्राणी भी अधिक रहेंगे। अतः अधिक सौर ऊर्जा की वजह से भी भूमध्य रेखीय क्षेत्र जो होते हैं जाति समृद्धि की दृष्टि से सर्वाधिक उचित माने गए हैं। आगे देखें, IUCN का पूरा नाम क्या है। तो IUCN का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। यह नाम परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसको आप अच्छे से लिखकर प्रैक्टिस कर लीजिए। आगे देखें, संकटग्रस्त जातियों का रिकॉर्ड किस पुस्तक में रखा जाता है। तो संकटग्रस्त जातियों का रिकॉर्ड रेड डाटा बुक में रखा जाता है। नेक्स्ट, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कान्हा नेशनल पार्क है। अगला प्रश्न देखें, भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है। तो हम सभी जानते हैं भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। अगला प्रश्न देखें, विदेशी जाति आक्रमण का एक उदाहरण दीजिए। मैंने यहाँ पर 3 उदाहरण दिए हैं। आपने आजकल जब रोड किनारे आप देखते होंगे तो एक पादप प्रजाति को देखा होगा जिसके बहुत ही खूबसूरत पुष्प दिखाई देते हैं। यह विदेशी प्रजाति लेंटाना है। दूसरा, यदि आपने जलाशयों को देखा है तो जलाशयों में भी आजकल जलकुंभी या इकॉर्निया देखने को मिलता है, यह भी विदेशी प्रजाति है। तीसरा बहुत ही कॉमन पौधा है गाजर घास या पार्थिनियम, यह भी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, यह भी एक प्रकार की विदेशी प्रजाति है। आगे देखिए, क्रायो प्रिजर्वेशन में किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो क्रायो प्रिजर्वेशन में लिक्विड नाइट्रोजन यानी द्रव नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। अगला देखें,
जैव विविधता हॉटस्पॉट किसे कहते हैं? तो जैव विविधता हॉटस्पॉट ऐसे भौगोलिक क्षेत्र होते हैं जहां अत्यधिक स्थानीय प्रजातियां पाई जाती हैं और जो मानवीय गतिविधियों के कारण गंभीर रूप से खतरे में पड़ गई हैं, यानी कि उनके मूल आवास का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो चुका होता है। तो ऐसे स्थानों को हम हॉटस्पॉट या जैव विविधता की दृष्टि से हॉटस्पॉट कहते हैं। आगे देखें, भारत में कुल कितने जैव विविधता के हॉटस्पॉट है? तो भारत में कुल 3 जैव विविधता के हॉटस्पॉट है, जैसे पहला पूर्वी हिमालय, दूसरा पश्चिमी घाट और तीसरा इंडो बर्मा। नेक्स्ट देखें, जैव विविधता का हॉटस्पॉट शब्द किसने दिया था? तो जैव विविधता का हॉटस्पॉट शब्द नॉर्मन मायर्स नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें आप। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। रिवेट पॉपर परिकल्पना पॉल आलरिच द्वारा दी गई थी और विलुप्त प्रजातियों का उदाहरण है डोडो जो मॉरिशस से था, क्वागा जो अफ्रीका से था और थाइलेसिन जो ऑस्ट्रेलिया से था। आगे देखिए, रेड डाटा बुक क्या होती है? रेड डाटा बुक एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसमें दुनिया भर की दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों का विवरण दर्ज किया जाता है। इसका रखरखाव सामान्यतः IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज द्वारा किया जाता है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। आगे देखें, संकटग्रस्त जातियों के रिकॉर्ड रखने वाली पुस्तक का नाम क्या है? संकटग्रस्त जातियों के रिकॉर्ड रखने वाली पुस्तक का नाम रेड डाटा बुक है। नेक्स्ट देखें, वह जीव जो अपने शरीर का तापमान स्थिर बनाए रखते हैं उनको क्या कहते हैं? तो ऐसे जीवों को होम्योथर्मिक या समतापी जीव कहते हैं। नेक्स्ट देखें, क्या आप ऐसी स्थिति के बारे में सोच सकते हैं जहां जानबूझकर किसी जाति को विलुप्त करना चाहते हैं? एक भाग तो यह हो गया है। दूसरा भाग देखें, क्या आप इसे उचित समझते हैं? जी हाँ, हम ऐसी स्थिति को जानते हैं। सामान्यतः रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग इसी प्रकार से किया जा रहा है जिससे पीड़कों को पूरी तरह से हम नष्ट कर देना चाहते हैं। जैसे कीटनाशी DDT का प्रयोग करके मच्छरों का विनाश किया गया था और सामान्यतः हम हमारे घर में दीमकनाशी का उपयोग दीमक को मारने के लिए करते हैं। तो हम यहाँ समझ सकते हैं कि मच्छरों को पूरी तरह से मारने का प्रयास किया गया है, दीमक को मारने का प्रयास किया जा रहा है। इसी प्रकार हम खेतों में भी शाकनाशियों का प्रयोग करके खरपतवार को पूर्ण रूप से नष्ट कर देना चाहते हैं। इस प्रश्न का दूसरा भाग देखें, क्या आप इसे उचित समझते हैं? तो आप क्या सोचते हैं? मेरे हिसाब से तो ये गलत है। जी नहीं, ये उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि रासायनिक पीड़कनाशी प्रजाति विशिष्ट नहीं होता और जब आप किसी हानिकारक कीट को मारना चाहते हैं तो उस पीड़कनाशी के प्रभाव के कारण लाभकारी कीट भी मर जाते हैं। इस प्रकार यह हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। आगे देखें, जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव किस प्रकार कार्य करते हैं? जैव उर्वरक ऐसे जीव हैं जो मृदा की पोषक गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। इनके मुख्य स्रोत जीवाणु, कवक और साइनोबैक्टीरिया हैं। तो पहला देखें, जीवाणु राइजोबियम, एजाटोबैक्टर और एजोस्पाइरिलम ऐसे बैक्टीरिया है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्स करके मृदा की गुणवत्ता को बढ़ाने का कार्य करते हैं। दूसरा है कवक। आप माइकोराइजा को जानते होंगे। यह कवक और पौधों की जड़ों के बीच सहजीवी संबंध होता है। इसमें कवक मृदा से खनिज सोखकर पौधे को उपलब्ध कराता है और बदले में पौधा कवक को भोजन उपलब्ध कराता है। इस प्रकार दोनों को लाभ होता है। अब तीसरा देखें, साइनोबैक्टीरिया। तो धान के खेतों में नॉस्टॉक और एनाबिना जैसे साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करके मृदा की उर्वरता को बढ़ाने का कार्य करते हैं। इस प्रकार बैक्टीरिया, कवक और साइनोबैक्टीरिया तीनों के तीनों जैव उर्वरक के रूप में मृदा की गुणवत्ता को बढ़ाने का काम करते हैं। अगला पाठ देखें, जैव पीड़कनाशी और रासायनिक पीड़कनाशी में क्या अंतर होता है? यह प्रश्न परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आप सब इसको अच्छे से याद कर लीजिए। तो पहला देखें, जैव पीड़कनाशी प्राकृतिक स्रोतों से बनाए जाते हैं जैसे पौधों से, बैक्टीरिया से या नीम से, जबकि रासायनिक पीड़कनाशी जो होते हैं वो कृत्रिम रसायन होते हैं जो कि उद्योगों में बनाए जाते हैं। दूसरा, ये पर्यावरण के लिए अनुकूल होते हैं जबकि रासायनिक पीड़कनाशी पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं। तीसरा अंतर देखें, ये लक्षित कीटों पर असर करते हैं जबकि रासायनिक पीड़कनाशी गैर लक्षित कीटों यानी कि जो हमारे लाभदायक कीट होते हैं उनको भी मार देते हैं। चौथा पॉइंट देखें, ये धीरे धीरे काम करते हैं पर टिकाऊ होते हैं जबकि रासायनिक पीड़कनाशी जो होते हैं वो त्वरित असर दिखाने का कार्य करते हैं। आगे देखें, रिवेट पोपर परिकल्पना क्या है? तो रिवेट पोपर परिकल्पना को पॉल आलरिच नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। यह परिकल्पना जैव विविधता के महत्व को समझाने के लिए प्रस्तुत की गई थी। उन्होंने पारितंत्र की तुलना हवाई जहाज से की थी। यहाँ पर हवाई जहाज की तुलना पारितंत्र से की गई है। जिस प्रकार एक हवाई जहाज को बनाने के लिए बहुत सारे रिवेट यानी कि कीलों की आवश्यकता होती है जिसकी सहायता से विभिन्न प्रकार के भागों को जोड़कर एक हवाई जहाज का निर्माण किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से पारितंत्र को बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रजातियों की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार इस परिकल्पना में रिवेट यानी कीलों की तुलना प्रजातियों से की गई है। जिस प्रकार हवाई जहाज के स्थायित्व के लिए रिवेट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इसी प्रकार
पारितंत्र के स्थायित्व के लिए प्रजातियां बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इस परिकल्पना के अनुसार इस हवाई जहाज से प्रत्येक यात्री यदि एक एक रिवेट यानी कि किलो को निकाल कर ले जाएगा तो प्रारंभ में तो हवाई जहाज आपको सुरक्षित लग सकता है, किंतु बाद में ज़्यादा रिवेट निकल जाने की वजह से या किसी महत्वपूर्ण रिवेट जैसे इस पंखे का रिवेट निकल जाए तो हो सकता है कि हवाई जहाज तत्काल दुर्घटनाग्रस्त हो जाए और पूरी तरह से यह हवाई जहाज नष्ट हो जाए। ठीक इसी प्रकार इस पारितंत्र से यदि धीरे धीरे एक एक प्रजाति विलुप्त होती जाती है या नष्ट होती जाती है तो प्रारंभ में तो आपको पारितंत्र में कोई कमी नजर नहीं आएगी, लेकिन धीरे धीरे वो पारितंत्र पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। यह वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। ऐसे ही और अच्छे वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें जिससे नए वीडियो आप तक पहुँचते रहें।